गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एयर कैरियर गो फर्स्ट एयरवेज जो है उन्होंने इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स के लिए जो है वो फाइल कर दिया है विद दी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो अब ये पहला इंडियन एयर कैरियर बना है आफ्टर जेट एयरवेज, जो कि एनसीएलटी के पास आईबीसी के कोड के आईबीसी के अंदर जो है वो इंसॉल्वेंसी फाइल कर रहा है। आईबीसी आपको पता है 2016 में आया था और एंटरप्रेन्योरशिप को फैसिलिटेट करने के लिए डिस्ट्रेस्ड एसेट्स के रेजोल्यूशन के लिए जो है वो इसको लाया गया था। इसके अंदर आईबीबीआई बनाया गया जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स और को रेगुलेट करता है, और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी जो है वो इसमें जो है डिसाइड करता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी के केसेस, जैसे कि जो ये केस है वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी का केस है। अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो एक क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है। कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स जो सिविल नेचर के हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, उनको रिजॉल्व करने के लिए इसको बनाया गया है। और ये कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होता है कंपनीज के बीच में और स्टेक होल्डर्स के बीच में, इंक्लूडिंग इंसॉल्वेंसी ऑन बैंक्रप्सी केसेस, उन सबको भी जो है ये एडजुडिकेट करता है। कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, आर्बिट्रेशन, अरेंजमेंट, कॉम्प्रोमाइज़, हर तरह की वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ये सब भी जो है एनसीएलटी ही डील करेगा। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर भी जो है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स की एडजुडिकेशन का काम एनसीएलटी को दिया गया है। वो जो आपके सिख कंपनीज होती हैं या फिर जिनको रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, उससे रिलेटेड केसेस भी जो हैं वो एनसीएलटी के पास जाते हैं। और ये एक एपेलेट अथॉरिटी भी है इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के लिए। अब देखते हैं वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो कंपनी ने एक्सेप्ट किया है कि उनका बिजनेस अब वाइबल नहीं रहा है और वो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। वो अपने डेट नहीं पे कर सकते हैं और किसी की उन्हें हेल्प चाहिए कि वो अपनी कंपनी को वाइंड डाउन करें। ठीक है। अब एक टाइम बाउंड प्रोसेस जो है वो हमारा आईबीसी देता है। कहते हैं कि 270 दिन के अंदर जो है वो आपकी लिक्विडेशन जो है वॉलंटरी लिक्विडेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, सोशल इश्यूज़ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2023 की जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें इंडिया 161 रैंक पर आया है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। याद रखो ये पिछले साल का रैंक हमारा 150 था। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है ये रैंकिंग देता है। तो ये जो रैंकिंग है इसमें पाकिस्तान का रैंक इंडिया से बेटर आया है, श्रीलंका का भी इंडिया से बेटर आया है। तो ऑफ कोर्स इस सब से आपको पता लग जाएगा कि कितनी रिलायबल ये रैंकिंग्स होती हैं। वियतनाम, चाइना और नॉर्थ कोरिया वो तो बॉटम 3 कंट्रीज़ हैं। नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क जो हैं ये टॉप 3 पोजीशन की कंट्रीज़ हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में भी देख लेते हैं। हर साल 2002 से जो है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स जो है वो इसको पब्लिश कर रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है जिसका कंसल्टेटिव स्टेटस है यूनाइटेड नेशंस में, यूनेस्को में, काउंसिल ऑफ यूरोप में, और 180 कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है कुछ पैरामीटर्स पर, जो आप देखोगे बहुत ही वेग पैरामीटर्स हैं। मतलब इसको कैसे डिफाइन किया गया ये कुछ नहीं बताया जाता, बट इन पैरामीटर्स पर जो है रैंकिंग्स दी जाती है। प्लूरलिज्म, मीडिया इंडिपेंडेंस, मीडिया एनवायरनमेंट, इसको कैसे मेजर कर रहे हैं कुछ नहीं बताया जाता है। सेल्फ सेंसरशिप, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ट्रांसपेरेंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी जो कि न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। तो ऑफ कोर्स इन पैरामीटर्स पर जो है ये रैंकिंग दी जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट भी जो है वो इसको रिबट करती है। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सैम्पल साइज़ जो है, जो ये रैंकिंग्स ले रही हैं, बहुत ही छोटा है। कोई फंडामेंटल्स ऑफ डेमोक्रेसी को वेटेज ही नहीं दी गई है। मेथडोलॉजी भी जो अडॉप्ट की गई है बहुत ही क्वेश्चनेबल है और नॉन ट्रांसपेरेंट है। आप पैरामीटर्स देख लो ना, कितने वेग पैरामीटर्स हैं। इसको कैसे डिफ़ाइन किया गया है, कैसे जो है वो सैंपल में से डेटा इकट्ठा किया गया है, इसके ऊपर में कुछ जो है वो जानकारी नहीं दी जाती है। फिर अरेस्ट ऑफ जर्नलिस्ट के बारे में अगर हम देखें तो इंडिया तो कोई डेटा रखता ही नहीं है। एनसीआरबी जो है कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं रखता है कि अरेस्ट ऑफ जर्नलिस्ट कौन सी स्टेट में हुआ है। ऊपर से लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, तो उसमें आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कैसे मतलब उसमें ब्लेम कर सकते हो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डी डॉलराइजेशन। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने बोला है कि यूएस डॉलर जो है वो क्रैश हो रहा है और सून जो है वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड नहीं रहने वाला है। इसको हम ट्रेंड को हम कहेंगे डी डॉलराइजेशन। तो डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा प्रोसेस जब कंट्रीज़ ने अपनी यूएस डॉलर के ऊपर जो रिलायंस है वो कम करनी शुरू कर दी है। बेसिकली डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी से डी थ्रोन करने की कोशिश की जा रही है।
तो ये यूएस डॉलर के पास इतनी पावर कैसे है इंटरनेशनल ट्रेड में? तो यूएस डॉलर ने यूके के पाउंड को जो है 1920s में रिप्लेस करना शुरू कर दिया था। फिर ब्रेटन वुड सिस्टम आया जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो डॉलर की पोजीशन और स्ट्रांग हो गई। पोस्ट वॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में भी यूएस डॉलर जो है वो वर्ल्ड की प्राइमरी रिजर्व करेंसी ग्लोबली बनकर सामने आया। अब रिजर्व करेंसी का स्टेटस इसको कैसे मिला है? क्योंकि सेंट्रल बैंक्स जो हैं अराउंड द वर्ल्ड वो यूएस डॉलर को एज अ रिजर्व होल्ड करते हैं। स्टेबल और लिक्विड करेंसी है, यूएस की इकोनॉमी भी लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, तो इसीलिए जो है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में ये डिफ़ॉल्ट करेंसी बहुत सारी कमोडिटी प्राइजेस के लिए, जैसे इंक्लूडिंग ऑयल, उसके लिए यूज़ की जाती है। अब ये डी डॉलराइजेशन के ट्रेंड को क्यों रिन्यू किया जा रहा है? क्योंकि ईरान और रशिया के ऊपर आपने देखा होगा कि सैंक्शंस लगाए गए, स्विफ्ट में सिस्टम से भी उनको भी जो है वो बाहर निकाल दिया गया। यूएस डॉलर के सैंक्शंस भी लगे कि आप जो है रशिया को कहा गया कि आप यूएस डॉलर का यूज़ करते हुए ऑयल को परचेज़ या सेल नहीं कर सकते, और अदर गुड्स भी जो है वो आप नहीं जो है वो सेल परचेज़ कर सकते। तो बाकी कंट्रीज़ ने क्या देखा कि यूएस तो अपने डॉलर को वेपनाइज़ कर रहा है, जबकि ये ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। तो ऑफ कोर्स इसीलिए एक स्टेबल और इक्विटेबल फाइनेंशियल सिस्टम की ज़रूरत है। ओवर रिलायंस हो चुकी है यूएस डॉलर के ऊपर, तो यूएस ऑफ कोर्स इसको एक तरह से यूनिलैटरल यूज़ करता है इसका। तो इसीलिए जो है एक डाइवर्सिफाइड और रेजिलिएंट फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बनाने के लिए हमें डी डॉलराइजेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा ग्रोइंग इकोनॉमीज़ को लग रहा है। अब क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं डी डॉलराइजेशन की तरफ, ये भी देख लेते हैं। चाइना, रशिया, ब्राज़ील जो है उन्होंने जो है डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड शुरू कर दिया है। ईरान और रशिया ने कहा है कि अभी रिसेंटली जनवरी 2023 में कि वो एक न्यू क्रिप्टो करेंसी निकालेंगे जो कि बैक्ड बाय गोल्ड होगी। मार्च 2023 में चाइना और ब्राज़ील जो है उन्होंने एक एग्रीमेंट रीच किया है जिसमें कि वो अपना ट्रेड सेटल किया करेंगे अपनी एक दूसरे की करेंसी में। अर्जेंटीना ने भी कहा है कि चाइनीज़ इंपोर्ट्स को वो युआन में पे करेंगे इंस्टेड ऑफ यूएस डॉलर्स। इंडिया भी जो है वो इसकी तरफ मूव कर रहा है। इंडिया रुपी में जो है अपने ऑयल इंपोर्ट्स को पे कर रहा है रशिया को। इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम सेटलमेंट भी जो है वो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की वो इंडिया रुपी में करने को तैयार हो गया है। लगभग 19 कंट्रीज़ के बैंक्स जो है वो तैयार हुए हैं कि वो रुपी में सेटलमेंट करने को रेडी हैं। अगर हम चैलेंजेस देखें डी डॉलराइजेशन की तरफ, तो वो क्या हैं वो भी देख लेते हैं। तो कैपिटल फ्लोज अगर आपके जो हैं हो रहे हैं वो अभी तक जो है डॉलर डिनोमिनेटेड डेट की तरफ से वजह से होते हैं। अगर आप जो है एकदम से डॉलर का इस्तेमाल करना कम कर दोगे, तो खासकर इमर्जिंग मार्केट जहाँ पर बहुत ज़्यादा डॉलर में जो है उनके पास रिजर्व्स हैं या उनका डेट डॉलर में है, उनको सबसे पहले दिक्कत आएगी, सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी उन्हीं में आएगी। ठीक है, ये यूएस डॉलर जो है वो एक स्टेबल करेंसी, लिक्विड है, और कोई भी सिंगल करेंसी यूएस डॉलर के लेवल पर जो है वो इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी उसकी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए जो है वॉलेटिलिटी करेंसी एक्सचेंज जब ये प्रोसेस शुरू हो रहा होगा डी डॉलराइजेशन का, तो ट्रांजिशन प्रोसेस में वॉलेटिलिटी बहुत आएगी करेंसी एक्सचेंज रेट्स में, तो उससे डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकोनॉमी को जो है खासकर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टार्टअप इंडिया फंड्स, सीड फंड स्कीम, गवर्नेंस, इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डीपीआईआईटी जो है उन्होंने थर्ड पार्टी असेसमेंट करने को जो है वो तैयार हो गए हैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की, ताकि ये देखें कि उसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है ग्राउंड पर के या कि नहीं। तो हम देखते हैं स्कीम है क्या। फ्लैगशिप स्कीम है स्टार्टअप इंडिया के अंदर, इसको अप्रैल 2021 में लॉन्च किया गया था कि जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करने के लिए, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के डेवलपमेंट करने के लिए जो है आपके अपने जो शुरुआत में उनको ज़रूरत पड़ती है पैसे की, वो उनको हेल्प की जा सके। तो 4 साल के लिए स्कीम चल रही है, 945 करोड़ का इसमें बजट है। अब डीपीआईआईटी क्या करता है, नोडल डिपार्टमेंट है, एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है जो कि डीपीआईआईटी ने बनाई है, और ये उन इनक्यूबेटर्स को सिलेक्ट करता है जो कि जहाँ पर ये स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं उनके जिनके साथ मिलकर। तो उन इनक्यूबेटर्स को लगभग 5 करोड़ दिए जाते हैं, और फिर फर्दर ये इनक्यूबेटर्स उन स्टार्टअप्स को 20 लाख रुपए तक देते हैं जो कि अभी प्रोटोटाइप डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट ट्रायल्स कर रहे हैं, स्टार्टअप्स जो अभी इनिशियल फेज़ में हैं। ठीक है, अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? डीपीआईआईटी द्वारा रिकॉग्नाइज स्टार्टअप होना चाहिए, बिज़नेस आइडिया ऐसा होना चाहिए कि जिसमें प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो मार्केट में कमर्शियली वायबल होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी जो है वो उसका कोर प्रोडक्ट या सर्विस होना चाहिए, और
कोई भी और सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट स्कीम से वो 10 लाख रुपए तक की मॉनेटरी सपोर्ट उन्हें नहीं मिला होना चाहिए। शेयर होल्डिंग जो है वो इंडियंस की होनी चाहिए उसमें लगभग 51%, तभी उस स्टार्टअप को जो है वो इंक्यूबेटर जो है वो पैसा आगे देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल इशूज़ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने रिसेंटली यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट को जो है वो खारिज कर दिया है, कहा है कि रिलीजियस फ्रीडम इंडिया में खतरे में नहीं है। तो ये टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स आती रहती हैं यूएस से, ऑफ कोर्स आपको पता है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स की वजह से रिपोर्ट्स आती रहती हैं। तो ये यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है क्या? इंडिपेंडेंट बाईपार्टिसन फेडरल गवर्नमेंट की एंटिटी है। 1998 में इसको इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के अंदर बनाया गया। ग्लोबली रिलीजियस फ्रीडम की वायलेशंस को जो है रिपोर्ट करती है, पॉलिसी रिकमेंडेशंस देती है प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और कांग्रेस को, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करके रिलीजियस फ्रीडम्स को जो है वो मेजर करती है ग्लोबली। अपनी एनुअल रिपोर्ट देती है जिसमें कि इंडिपेंडेंट रिकमेंडेशंस दी होती हैं यूएस की पॉलिसी को बनाने के लिए। अब इसमें जो अपॉइंटमेंट होती है वो दोनों पार्टीज़ के लीडर्स की होती है, मतलब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ही जो है वो उनके जो जो लोग, अब बेसिकली कहा क्या जाता है कि जो लोग इलेक्शंस नहीं जीत पाते हैं तो उनके लिए, जैसे हमारे केस में राज्यसभा होता है, राज्यसभा में जो इलेक्शन नहीं जीत पाता है उसको राज्यसभा में या किसी कमेटी में लगा दिया जाता है, वैसे ही उसको वहाँ पर यूएस में जो इलेक्शन नहीं जीत पाता है, जो बहुत सीनियर हो जाता है, उसको यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट बेनिफिट्स उनको मिलते रहें और वो एक स्टाफ के साथ अपने काम करते रहें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बुलंद भारत एक्सरसाइज, सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी जो है वो बुलंद भारत एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है, लॉन्गेस्ट हाई ऑल्टीट्यूड आर्टिलरी रेंजेस ऑफ ईस्टर्न थिएटर में। तो अरुणाचल प्रदेश में एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है, जिसमें कि सर्वेलेंस और फायर पावर कैपेबिलिटीज़ दोनों का ही जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है इंडियन आर्मी द्वारा, और उसको टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एंटोनॉव AN-32, सिक्योरिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने रिसेंटली एंटोनॉव AN-32 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जो है प्रोपेलर्स जो है वो श्रीलंका को डोनेट किए हैं। एंटोनॉव AN-32 एक ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिया ने सोवियत यूनियन से 1984 में प्रोक्योर किया था। हाई ऑल्टीट्यूड पर ऑपरेट कर सकता है, मैक्सिमम वेट इसका 27 टन्स है, लिमिटेड बॉम्बिंग रोल भी है इसके पास, पैराट्रूपिंग ऑपरेशंस में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट क्या होता है? बेसिकली जो टर्बो प्रॉप इंजन यूज़ करते हैं दैन जेट इंजन या पिस्टन पावर्ड इंजन, उसको हम टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट कहते हैं। तो इनकी कॉस्ट भी कम होती है जेट से, लेकिन ऑफकोर्स क्योंकि इस फ्यूल भी कम यूज़ करते हैं, लेकिन ऑफकोर्स इसके जो स्पीड है वो जेट से कम होती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इथेनॉल। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए, इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो इंडिया में ग्रोथ देखी गई है एथेनॉल सेक्टर में वो बहुत ही ट्रिमेंडस है, पूरी दुनिया के लिए एक एग्जांपल है। तो ये पीयूष गोयल जी जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो है वो मिनिस्टर हैं रादर, तो उन्होंने नेशनल सेमिनार ऑन मेज ऑफ टू एथेनॉल में जो है ये बात कही है। तो एथेनॉल क्या है? एथेनॉल एक एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट है जो कि शुगर की प्रोसेसिंग से निकलता है, और इसको अदर सोर्सेज लाइक राइस हस्क और मेज़ से भी लिया जा सकता है, क्योंकि एथेनॉल जो है वो ऐसे प्लांट्स से जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है जो कि ऑफ कोर्स सन को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसको हम रीन्यूएबल फ्यूल मानते हैं। तो शुगर केन मोलासेस को फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू जो है इंडिया में हम मेथनॉल बनाते हैं, एथेनॉल बनाते हैं, और एथेनॉल को हम पेट्रोल के साथ कंबाइन करते हैं ताकि फॉसिल फ्यूल्स कम लगे व्हीकल की ड्राइविंग में। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोक्योरमेंट ऑफ एथेनॉल जो है वो अदर सोर्सेज से भी अलाउ कर दिया है दैन फर्स्ट जनरेशन सोर्सेज लाइक राइस स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, मेज कॉब्स, कॉर्न स्टोवर, बगास, बैम्बू, वुडी बायोमास, जो कि हम सेकंड जनरेशन एथेनॉल सोर्सेज मानते हैं, क्योंकि ये फूड प्रोडक्ट्स नहीं है ना। तो फूड प्रोडक्ट्स से जो हम जो है बायोफ्यूल, जो फूड प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं उनसे हम अगर बायोफ्यूल जो है वो डिराइव कर रहे हैं तो उसको हम सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने 2003 में इस प्रोग्राम को निकाला, और इनिशियली तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि 5% ब्लेंडिंग करेंगे, और उसको बाद में इंक्रीज़ करके टारगेट को 10% कर दिया गया बाय 2022। अब इंडिया ने गोल रखा है 20% ब्लेंडिंग का, रखा ओरिजिनली तो 2030 तक का था, लेकिन नीति आयोग ने जो है एक रिपोर्ट रिलीज़ की, रोड मैप रिलीज़ किया, और कहा कि इस डेडलाइन को हम 2025 तक ही अचीव करेंगे।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, विवाद से विश्वास स्कीम फॉर एमएसएमईज। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने विवाद से विश्वास स्कीम रिलीफ टू एमएसएमईज जो है वो लॉन्च किया है। यूनियन बजट में इसको अनाउंस किया गया था। तो जैसे आपकी सबका विश्वास स्कीम थी इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड, वैसे ही जो डिस्प्यूट है गवर्नमेंट के और एमएसएमईज के बीच में, उसको सेटल करने के लिए ये विवाद से विश्वास स्कीम फॉर एमएसएमईज लॉन्च की गई है। कोई भी टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट हो, इंटरेस्ट पेनल्टी का डिस्प्यूट हो, या कोई भी इनकम टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट हो, कोई परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, समझ लो एमएसएमईज के साथ गवर्नमेंट ने कुछ के किसी डिपार्टमेंट ने कुछ डील किया था कि आप सर्विस दोगे या आप ये प्रोडक्ट दोगे, और वो नहीं दे पाए कोविड के टाइम पर, तो उनकी सिक्योरिटी को अगर फोरफिट कर लिया गया है या उनके जो है डैमेजेस जो है वो फोरफिट किए गए हैं, तो उससे रिलेटेड जो है वो रिफ़ंड देने को जो है वो स्कीम में कहा गया है। तो 95% जो है वो लगभग रिफ़ंड जो है वो वापस कर दिया जाएगा विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर, और लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया जाएगा उस रिफंडेड अमाउंट में। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is insolvency and bankruptcy. This topic is important for our economy and governance topics both. So Go First Airways has filed for insolvency resolution proceedings in the National Company Law Tribunal this time. So this is the first Indian carrier since Jet Airways who has opted to go for NCLT under the Insolvency and Bankruptcy Code. So, of course, you know that IBC was formed in 2016 to promote entrepreneurship and facilitate the resolution of distressed assets in India. So, under that, IBBI was formed and NCLT was formed to decide on corporate insolvency cases. So, what is NCLT? NCLT is a quasi-judicial authority which is dealing with corporate disputes of civil nature which are arising under the Companies Act. So NCLT adjudicates on matters which are related to corporate law, including the disputes between companies and their stakeholders, and even the matters related to insolvency and bankruptcy under the IBC 2016 have been handed over to the NCLT. So apart from disposal of all proceedings under the Companies Act, such as arbitration, arrangement, compromise, etc., any insolvency proceedings are also handled or adjudicated by NCLT. Apart from that, it also serves as an appellate authority for industrial and financial reconstruction. So what is the meaning of term voluntary insolvency? It simply means that a company has accepted that its business is not solvent and it cannot pay its debts and it needs help from someone to sort it out. So under the IBC, a time-bound process for such insolvencies is mentioned, which is about 270 days in which these insolvency proceedings must be completed. So the next topic is World Press Freedom Index 2023. This topic is important for your international relations and social issues. So India's rankings in the 2023 World Press Freedom Index has slipped to 161 out of 180 countries. This report is released by Reporters Without Borders. So last year this ranking was 150. In comparison, Pakistan has fared better than India in media freedom. So imagine the travesty of this report, or the travesty uh, of the claims that are made in this report, that Pakistan is ahead of India in terms of media freedom. Okay, so Sri Lanka has also been put ahead of us in this report. Norway, Ireland, and Denmark tops this index, whereas Vietnam, China, and North Korea constitute the bottom three. So what is World Press Freedom Index? It is published every year since 2022 by Reporters Without Borders, which is an independent NGO with having a consultative status with UN, UNESCO, and Council of Europe. It ranks 180 countries and regions according to the level of freedom available to journalists in these regions. So the parameters which are used to create this index are very vague. You can see it yourself: pluralism, media independence, media environment, censorship, legislative framework, transparency, quality of the infrastructure. So all these are very vague terms. How you have measured it in the country, in any country, so you're not transparent about it. So that's why government of India has also rebutted this report and said that uh, there has been a very low sample size in measuring these vague parameters. No weightage has been given to the fundamentals of democracy, and the methodology itself is very questionable and non-transparent. With respect to the
arrest of journalists in the this matter falls under the purview of state government and not under the government of India. So any police and public order are basically state subjects. Also, we do not have any specific data with respect to arrest of journalists. NCRB does not maintain any specific data with respect to arrest of journalists. And then how come this Reporters Without Borders got this data, and from which sources? Okay. So the next topic is de-dollarization. This topic is important for our economy and international relations. So in April 2023, US President Donald Trump has claimed that US dollar is crashing, and it will no longer be the world standard. So what is the term de-dollarization here? So it's a process wherein countries are reducing their reliance on the US dollar as a reserve currency, and there are attempts to dethrone the dollar as the global reserve currency. So what gives the US dollar so much power in international trade? So it began replacing UK pound sterling as international reserve currency in the 1920s. So with Bretton Woods system after World War II, this proposition of dollar got even strengthened. So a post-war international monetary system has now facilitated the US dollar to become the world's primary reserve currency. So central banks around the world hold some US dollars as a reserve, and US dollar is a stable and liquid currency. US economy is the largest in the world, and generally the US dollar has a strong network effect also because it is used in global financial markets, and it is also the default currency for many commodity prices including oil. So why this call for de-dollarization has renewed? So recently we have seen that the US government has weaponized the dollar. Iran and Russia were removed out of SWIFT, and even Russia was forbidden to use the US dollar in for trade. So countries are realizing that over reliance on the US dollar as a reserve currency has exposed them to certain vulnerabilities and imbalances. So now there is a need to have a more diversified and resilient financial architecture. So what are the steps which have been taken towards de-dollarization? So China, Russia and Brazil, they have all moved in this direction. Iran and Russia, they have recently announced that they will issue a new cryptocurrency backed by gold. China and Brazil have started uh, trading in each other's currencies. Similarly, Argentina has said that it will pay the Chinese for Chinese imports in yuan. India is also moving in this direction. India is facilitating the trade in rupees for oil imports from Russia. International payment settlements for imports and exports to be made in rupees has been allowed by RBI, and due to the efforts of government of India, banks of 19 countries have permitted to make settlement in rupees. So what are the challenges towards de-dollarization? So these shift in capital flows and change in asset prices may create fluctuations in the economy. So you know that many emerging markets, they have substantial dollar denominated debt. So in case of any de-dollarization trend gaining pace, the fluctuation in the markets will hit them the hard. The US dollar presents stability, liquidity, and acceptability. Currently, no other single currency fully meets this criteria. So, replacing the US dollar with which currency is a question now. So, the increased volatility in currency exchange rates, which will be caused when this transition would be happening, when we would be dethroning the US dollar. Of course, it would not happen overnight, but it will take probably a decade or so. And during this transition, there will be huge costs for developing countries. So the next topic is Startup India Seed Fund Scheme. This topic is important for your governance and economy topic both. DPIIT is undertaking a third-party assessment to see if the Startup India Seed Fund Scheme has made any impact on the ground. So it's a flagship scheme under the Startup India scheme, and it gives financial assistance to startups for proof of concept, prototype development, product trials, etc. And it is being run for the period of 4 years, and DPIIT has formulated a
an advisory committee which will select eligible incubators who will be provided 5 crore rupees grant each, and these selected incubators will further provide startups with up to 20 lakh rupees for validation of their prototype development, product trials, etc. So what will be the criteria? Eligibility criteria for startups. So they must be recognized by DPIIT. They must not be incorporated for more than 2 years ago. They must have a business idea which is commercially viable. They must be using technology in its core product or service. They must not have received more than 10 lakh rupees of monetary support under any other central or state government scheme, and the shareholding pattern of Indian promoters in the startup should be at least 51%. So the next topic is US Commission on International Religious Freedoms. This topic is important for your international relations and social issues. So India has recently rejected a report by the US Commission on International Religious Freedom, which alleged that severe violations of religious freedom in the country are happening. So this is a political report. Of course, you know that time and again it comes, and the Indian government is routinely rebuffing these reports. So anyways, what is this US Commission on International Religious Freedom? So it's an independent bipartisan government entity created by the 1998 International Religious Freedom Act, and it reviews the violations of religious freedom internationally. It makes policy recommendations to the President, Secretary of State, and the Congress. It uses international standards to monitor religious freedom violations globally. So the members of these commissions are appointed by the president or congressional leaders of both political parties in the US Congress. So it is basically a refuge of those retired politicians who have failed to win elections in the US. Okay, so to like we have this committees or in India or Rajya Sabha. So anyways, the next topic is Buland Bharat exercise. This topic is important for your security section. Indian Army has recently conducted the Buland Bharat exercise in the longest high altitude artillery ranges of the Eastern Theatre. So it's an integrated surveillance and firepower training exercise conducted by the Indian Army in Arunachal Pradesh to test its synergized application of surveillance and firepower capabilities. So the next topic is Antonov AN-32. This topic is important for your security section. India has recently donated propellers of Antonov AN-32 military transport aircraft to Sri Lanka. It's a twin-engined turboprop military transport aircraft which has been designed and manufactured by Antonov Design Bureau of Ukraine. At that time, it was part of Soviet Union when we procured it in 1984. So AN-32 can be operated at high altitude airfields. It can carry a maximum weight of 27 tons. It also has a limited bombing role, and it can also be used for paratrooping operations. So what is a turboprop aircraft? It uses a turboprop engine instead of a piston or a jet engine. So it has lower operating costs than jets because they burn less fuel, but of course they are slower than jets. So the next topic is ethanol. This topic is important for our environment and economy topics both. So the growth of this ethanol sector is tremendous, and it has set up an example for the world. This has been said by Piyush Goyal ji, who is the Union Minister for Consumer Affairs, at a national seminar on maize to ethanol. So ethanol is an agriculture byproduct which is obtained from processing of sugar from sugarcane, but it can also be procured from other sources like rice husk or maize. Because ethanol is produced from plants which use the power of sun, that's why it's a renewable fuel. So sugarcane molasses are used and they go through the fermentation process to produce this ethanol, and when we combine it with we use it to combine it with our petrol, so that we use less fossil fuel while driving a vehicle. So Indian government has also allowed using the second generation biofuels than just molasses, sugarcane molasses. So even the non-food products, which are the second generation sources of biofuels, like rice straw, wheat straw, maize cobs, bagasse, uh, bamboo, woody biomass, all these can also be utilized for the production of ethanol. So what is the ethanol blended petrol program? It was started in 2003 by Ministry of Petroleum and Natural Gas, and initially the motive was to it was started with 5% blending of ethanol in petrol. Later on, it was the target was extended to 10% ethanol blending by 2022, and now the goal is to
increase this ratio to 20% by 2025. Initially, the goal was 2030, but Niti Aayog has advanced this goal to 2025. So the next topic is Vivad Se Vishwas scheme for MSMEs. This topic is important for your governance economy topics both. So Department of Expenditure has launched this scheme, Vivad Se Vishwas 1, relief to MSMEs. So it is meant to provide relief to MSME sector during the which has suffered during the COVID-19 period. So it was announced in Union Budget this year, and the scheme is modeled on Sabka Vishwas scheme for indirect taxes, which was announced in 2019, which gave a certain form of immunity to the uh, uh, people who violated those rules. So the scheme provides for settlement of disputed tax, interest, penalty, etc. With respect to Income Tax Act. Now, under this scheme, ministries have been asked to refund performance security, bid security, and liquidated damages which have been forfeited or deducted during the COVID-19 pandemic from the MSMEs. So basically, what happened is that MSMEs who had entered into any form of contract with the government departments, but they failed to perform their duties during the COVID-19 period, their security deposit was forfeited. Now the government, through this scheme, is planning through Ministry of Finance to refund that forfeited amount up to 95% to them, of course, without any interest. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.